अपने क्वेश्चनों को इस आंसर की के साथ में मिलाएं। बिल्कुल सही प्रकार से आंसर की जारी करने की कोशिश की गई है। देखते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन करके लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है जिसमें अल्बर्ट बांडूरा का क्वेश्चन है। अल्बर्ट बांडूरा का क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है कि अल्बर्ट बांडूरा का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में जो निरीक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत है उसकी 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले अपने को पता है अटेंशन एट रेट रिप्रो और मोटिवेशन मोटी एट रेट रिप्रो मोटी। तो अटेंशन, ठीक है, उसके बाद में रिटेंशन, उसके बाद में आपका रिप्रोडक्शन, फिर उसके बाद में मोटिवेशन। ये क्या है, 4 इनका एकदम सही क्रम है। तो अवधान, अटेंशन क्या होता है, अवधान, रिटेंशन धारणा, रिप्रोडक्शन पुनरुत्पादन और मोटिवेशन अनुप्रेरणा या अभिप्रेरणा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिगमंड फ्राइड का क्वेश्चन है। सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी बताई है। तो सिगमंड फ्राइड ने 2 विधियों की चर्चा की है, एक तो स्वप्न विश्लेषण और एक शाब्दिक, स्वतंत्र शाब्दिक साहचर्य विधि। ठीक है, तो शाब्दिक साहचर्य, तो यहाँ पे शाब्दिक साहचर्य की चर्चा नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, स्वपन विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एडीएचडी, एडीएचडी की जैसे अगर फुल फॉर्म अपने बात करें तो एडीएचडी है वो किससे रिलेटेड है, वो ध्यान विकार वाले बालकों से रिलेटेड है। ठीक है, एडीएचडी क्या है, ध्यान विकार वाले बालकों से रिलेटेड है, जिसमें बच्चे क्या है, अधिगम पे ध्यान नहीं दे सकते, किसी विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। तो एडीएचडी क्या है, ध्यान विकार वाले बालकों से रिलेटेड है। आगे अपनी बात करते हैं। आगे नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है। देखो, ऐसा टेस्ट जो व्यक्ति की एक या अधिक क्षेत्र में विशेषताएं और कमियां, जब आप डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं, जब आप निदानात्मक परीक्षण लेते हैं, तो उसके द्वारा क्या है, आप एक बच्चे की को क्या उसमें एबिलिटीज है, क्या उसमें कमियां है, उसके बारे में पता चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या है, शिक्षा का अधिकार है वो भारतीय संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या, तो कितने घंटे निर्धारित किए गए, 45 घंटे हैं वो निर्धारित किए गए हैं। आगे चलते हैं। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने और उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। तो आपके अनुसंधान में, पूरे सिलेबस में एक ही अनुसंधान का नाम है और वो क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान। वो क्या है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान। तो अगर आपको सिलेबस थोड़ा सा अच्छे से पता होता है तो भी क्या है, कुछ क्वेश्चन को करने में हेल्प मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। तो क्रिया प्रसूत अनुसंधान, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। ये क्या है कि कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड करता है। जब अधिगम में अपने बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस भी, अगर क्या है कि कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे रहे हैं तो इनको रिपीट किया जाएगा। जैसे क्या है, अपने कहते हैं कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, ये थॉर्नडाइक के क्या है, जो प्रभाव का नियम है, जिसको आप परिणाम का नियम भी कहते हैं, परिभाव के नियम को क्या कहते हैं, परिणाम का नियम भी कहते हैं। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है वो क्या है, थॉर्नडाइक के प्रभाव परिणाम के नियम पर आधारित है। तो उस प्रकार से भी दे सकते हैं और उस प्रकार से भी एकदम स्पष्ट दिया हुआ है कि अधिगम के सिद्धांत में क्या है, जो कॉन्सिक्वेंसेस पे कौन सा सिद्धांत बेस्ड है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर 1 होगा। नेक्स्ट चलते हैं। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है, आत्मसात्मीकरण, एसिमिलेशन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। यहाँ पे स्कीमा का प्रयोग, स्कीमा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं। क्या कह रहा है, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग,
मतलब स्कीमा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते तो आत्मसात्करण एसिमिलेशन होता है, और अगर परिवर्तन कर लेते हैं तो अकोमोडेशन होता है। तो यहाँ पे क्या है, वैसे भी अकोमोडेशन के बारे में यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु किस में किया जाता है, आत्मसात्करण एसिमिलेशन में किया जाता है, जो क्या है अनुकूलन की ही एक उप प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपणीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। देखो विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है, यहाँ पे वस्तुनिष्ठ व्याख्या, जो प्रोजेक्टिव मेथड होते हैं व्यक्तित्व मापन के, प्रोजेक्टिव मेथड होते हैं उसमें वस्तुनिष्ठ व्याख्या नहीं की जाती। ये इसका सबसे बड़ा एक तरीके से दोष है भी, उसमें वस्तुनिष्ठ व्याख्या नहीं होती। उसमें क्या है कि व्यक्ति है वो अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करता है, समझता है। तो यहाँ पे अस्पष्ट उद्दीपक होते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उद्दीपक को अपने हिसाब से अंडरस्टैंड करते हैं, अनुक्रिया करने की स्वतंत्रता होती है, और ऑब्जेक्टिव व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण होता है, व्यक्तिपरक अंडरस्टैंडिंग होती है, वहां इंटरप्रिटेशन होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट जो ऑप्शन है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो गए। ये तो क्या हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। तो जहां पे ऑब्जेक्टिव चीज होगी वहां पे सब्जेक्टिव नहीं हो सकता, और जहां पे क्या है कि सब्जेक्टिव होगा वहां ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या है कि ये दो ऑप्शन में से आपको एक एक तरीके से चूज करना था, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक में से। तो विशेषता प्रक्षेपी परीक्षण की व्यक्तिपरक विशेषता होती है, जबकि ऑब्जेक्टिव ये क्या है, इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं पाई जाती। प्रक्षेपी परीक्षण में ऑब्जेक्टिविटी नहीं पाई जाती, तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बाल केंद्रीय शिक्षण विधि का अर्थ क्या है। बाल केंद्रीय शिक्षण विधि ऐसी विधि जो बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देती है। बच्चा क्या है, अगर कोई अपना कहते हैं ना, एनसीएफ 2005 में भी लिखा गया है कि भी बच्चों की आवाज को महत्व दिया जाए, तो वहां पे जो वो अभिव्यक्त करना चाहते हैं उनको अभिव्यक्ति का अवसर मिले, और वो क्या है एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करे। तो यही क्या होती है, बाल केंद्रीय शिक्षण विधि का अर्थ है या उसका महत्व है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, बिल्कुल सिंपल सा था, किसके मापन हेतु, बुद्धि के मापन हेतु रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वाइगोट्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। तो वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग बालक क्या है, समान अंत्यक्रिया और असमान अंत्यक्रिया से सीखते हैं। समान अंत्यक्रिया जब वो अपने हम उम्र के बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, वो समान अंत्यक्रिया। असमान जब वो अपने से वयस्क, अपने से बड़ों के साथ में अंत्यक्रिया करते हैं तो उससे सीखते हैं। तो वाइगोट्स्की के अनुसार बालक क्या है, वयस्क और समवयस्कों के साथ में परस्पर क्रिया के द्वारा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। तो हमें पता है बिल्कुल, बीने, क्या है, साइमन बीने बुद्धि परीक्षण, जो 1905 में बनाया गया था। तो सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया, बीने ने किया। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालक के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास करना चाहिए। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक के उत्थान हेतु बिल्कुल सिंपल सिंपल से ऑप्शन थे, पढ़ाने की धीमी गति, नहीं जी, प्रतिभाशाली है तो धीमी गति क्यों रखेंगे, दंड तो देना ही नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। तो विशिष्ट कक्षाएं और उसको प्रोत्साहन देना प्रतिभाशाली बालक के उत्थान हेतु प्रयास किया जाना चाहिए शिक्षक के द्वारा। तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष है और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो अपने को पता है आईक्यू का सूत्र क्या होता है, आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज बटे क्रोनिकल एज इंटू 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेंटल एज कितनी है 14 अपॉन 13 इंटू 100। तो जब क्या है इसका इसमें भाग देंगे, इसको गुणा करके, तो कितना आएगा 107.6। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग बोल दो या हिंदी में जिसको क्या कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, प्राचीनतम अनुबंधन सिद्धांत है, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है, पावलोव की। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, बाल अपराध का कारण क्या है।
तो ये तो बिल्कुल पढ़ते ही क्या है, हर व्यक्ति हर बच्चा कर सकता है। परिवार के सदस्यों का अगर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होता है तो कभी बाल अपराधी नहीं बनता बच्चा। परिवार में आपस में सहमति से कार्य करते हैं तो बाल अपराधी नहीं बनता। समृद्ध परिवार होते हैं, बाल अपराधी नहीं बनता। किससे? माता पिता में रोजाना का लड़ाई झगड़ा होता रहता है, अनबन होती रहती है, तो ये एक कारण क्या है, बाल अपराध होने का हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बालकों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी एक्ट 2009 में किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधा पर ध्यान दिया गया है, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित किया गया है, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित किया गया है, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? देखो, शोध क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? जब आप प्रोग्राम पूरी प्लानिंग कर लेते हो, उसको जब आप इंप्लीमेंट करते हो और वापस से उसका मूल्यांकन करते हो भी, जो आपने क्या है पूरी प्लानिंग करके, जैसे क्या है, समस्या आई, आपने डाटा कलेक्शन किया, उसका उपकल्पनाओं का निर्माण किया, डाटा कलेक्शन किया, एक उपकल्पना का चयन करके लागू किया, समस्या समाधान हुआ या नहीं हुआ, ये आपने चेक किया। तो ये क्या है कि इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करने से क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान है वो एक तरीके से शोध को क्रियात्मक अनुसंधान का जो शोध का जो ये चरण है, प्रोग्राम और क्रियान्वयन, ठीक है, लास्ट में जब प्रोग्राम का क्रियान्वयन और लास्ट में मूल्यांकन करते हो, तो ये क्या है कि शोध में किया जाता है। आप उपकल्पना का निर्माण कर दोगे तो ये कोई शोध नहीं है। उपकल्पना क्या होती है, किसी भी समस्या का भावी समाधान क्या होता है, उपकल्पना। तो भावी समाधान तो कोई भी दे सकता है, आपने कुछ करके थोड़ी देखा है, आपने ये थोड़ी किया है कि भाई आपने करके देखा है भी समाधान हुआ या नहीं हुआ। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो क्या है कि चीजों को इंप्लीमेंट करके उसको इवेल्युएट किया जाएगा, तब आपको पता चलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। तो सामान्यकरण तो बिल्कुल नहीं किया जाता क्रियात्मक अनुसंधान में, और साहित्य की तो कोई बात ही नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का क्या उद्देश्य है? चारों ऑप्शनों के हिसाब से अगर देखें तो सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना। अरे भाई, कला शिक्षा है, ठीक है, तो कला शिक्षा में क्या है, जो सौंदर्य अनुभूति है, आप उन चीजों को बढ़ावा देंगे, ठीक है, न कि तार्किक चिंतन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसमें क्या तार्किक चिंतन, क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्या ऐतिहासिक जगह। तो बिल्कुल ऑप्शन एकदम स्पष्ट है कि सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना, सराहना ही क्या है, कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है एनसीएफ में। तो यहाँ पे क्या है, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। इसका मतलब विकास क्या चलता है, निरंतर चलता है, कभी नहीं समाप्त होता, इसका मतलब कंटिन्यूअस है, निरंतर है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तो बुद्धि क्या होती है, तार्किक चिंतन की योग्यता को बुद्धि कहते हैं, ठीक है, स्मृति बुद्धि में आ जाएगी, अनुभवों के द्वारा सीखना, अनुभवों से लाभ उठाना बुद्धि है, व्यवसायिक रुचि, ये तो रुचि की बात हो गई, यहाँ पे कौन सी बुद्धि है, ये तो क्या है, रुचि की बात हुई है, इंटरेस्ट की बात हुई है, न कि इंटेलिजेंस की। तो राइट आंसर क्या है, बी है, क्योंकि बुद्धि का घटक नहीं है, ये पूछा है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक, मनोगत्यात्मक मतलब साइकोमोटर, जिसमें शरीर क्या रहता है, एक्टिव रहता है, शरीर से कुछ न कुछ एक्टिविटी की जाती है। तो मनोगत्यात्मक कौन सी एक्टिविटी नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, गेंद फेंकेंगे तो हाथ से एक्टिविटी होगी, लिखेंगे हाथ से एक्टिविटी होगी, खेलेंगे शरीर से एक्टिविटी होगी, परंतु अगर व्यक्ति सोचेगा तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है शरीर से। तो मनोगत्यात्मक कौन सा नहीं है आपका, ए, सोचना मनोगत्यात्मक के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट चलते हैं, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली, 16, ठीक है, पीएफ इन्वेंट्री है, जो प्रश्नावली है वो किसने दी है? तो केटल की 16 पीएफ प्रश्नावली। हमेशा सबसे सिंपल क्वेश्चन में से ये है, आरबी केटल ने क्या है, जो व्यक्तित्व के 16 शील गुण हैं उनके मापन के लिए उन्होंने, केटल ने व्यक्तित्व की 16 पीएफ, पीएफ मतलब पर्सनैलिटी फैक्टर, 16 कारक, तो प्रश्नावली है 16 पीएफ पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है, जिसको पर्सनैलिटी फैक्टर इन्वेंट्री कहते हैं, इसका क्या किया, विकास किया। तो यहाँ पे राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? तो इंटेलिजेंट, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, प्रतिभावान विद्यार्थी, उसके बारे में पूछा है। तो यदि कक्षा की गतिविधियां
अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होगी, क्योंकि प्रतिभावान विद्यार्थी उनको चुनौतियां पसंद है, नई नई चीजें पसंद है। तो अगर कक्षा की एक्टिविटी चुनौतीपूर्ण नहीं होगी तो वह कम प्रेरित अनुभव करेगा और कक्षा से क्या है, ऊब जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वही चीजें अगर रिपीट हो रही है तो वो क्या है, बोरिंग है वो फील करेगा और वो कक्षा से ऊब जाएगा। प्रतिभावान विद्यार्थी आक्रामक कुंठित हो जाता है, गलत। ठीक है, वह रश्मि व्यवहार करता है और जैसे हाथ थपथपाना, हिलाना, एज इट इज चीजें क्या है कि रिपीट करना, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, गलत। प्रतिभावान विद्यार्थी जो होता है वो एक जैसी क्लास में एक्टिविटी करने से प्रेरित नहीं होता और वो उससे उब जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। विशेष आवश्यकता वाले अगर बच्चों को आप शामिल करेंगे टीचिंग में, टीचिंग के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। क्यों? क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में प्रतिभाशाली बालक भी आएंगे, मंद बुद्धि बालक भी आएंगे, इसलिए क्या है कि शिक्षण जो कार्य है उसका दृष्टिकोण है उसमें बदलाव जरूरी है। विषय वस्तु प्रतिभाशाली के लिए उसके अकॉर्डिंग, मंद बुद्धि बालकों के लिए उसके अकॉर्डिंग, जो क्या है शारीरिक रूप से अक्षम बालक है उनके लिए अकॉर्डिंग। तो विषय वस्तु, दृष्टिकोण और धारणा में परिवर्तन की अपेक्षा रखता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अगर आप शामिल करें। तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, समस्या समाधान नहीं है, क्या नहीं है? तो समस्या समाधान संगीत समझने योग्यता बिल्कुल ही नहीं है। तो समस्या समाधान नहीं है, क्यों? समस्या देखो, समस्या समाधान क्या होता है, प्रत्येक समस्या समाधान का एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य भी किसी समस्या का समाधान करना ही क्या हो गया, उसका लक्ष्य हो गया। यह एक कौशल है, बार बार क्या है कि इसका अगर अभ्यास किया जाए तो समस्या समाधान में व्यक्ति निपुण हो जाता है। तो यह एक कौशल है जो सीखा जा सकता है, जिसका अभ्यास किया जा सकता है। समझ और क्रमिक चरण एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, स्टेप बाय स्टेप है, ये क्या है, चलता है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, इसकी विशेषताएं हैं, जबकि संगीत संबंधी योग्यता के बारे में इसमें कोई चर्चा नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, डी होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट कहते हैं, जो मॉर्गन मूरे ने दिया है, व्यक्तित्व को मापने की कौन सी विधि है, प्रक्षेपी विधि है। कौन सी? प्रक्षेपी विधि। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? तो अपसारी चिंतन जो होता है, जिसको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, बालक को सृजनात्मकता की तरफ लेके जाती है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, आपका सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो ये क्या है, अपने साइको के जो रीड लेवल सेकंड में साइंस मैथ में जो 30 क्वेश्चन आए उनकी चर्चा की। पेपर बहुत ही आसान था, लगभग क्या है कि बच्चों के जो क्वेश्चन है वो औसतन 28 के करीब है, वो सही है। इसमें एकाध तो परीक्षा का जो ये कहें प्रेशर रहता है तो उससे गलत हो ही जाते हैं। तो लगभग लगभग क्या है कि आपके 27-28 नंबर है वो इसमें अगर है तो अच्छे मार्क्स है इसमें माने जाएंगे। थैंक यू।